बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले नाजरीन, फीफा वर्ल्ड कप पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी है और पूरी दुनिया को जोड़ता है फुटबॉल। स्पेशली यूरोप में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, अफ्रीका में, अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, कनाडा में, पूरी दुनिया में लोग बहुत फुटबॉल के साथ तो लोग बहुत जुड़े हुए हैं। जापान की भी टीम है और दुनिया के हर खित्ते में ये खेला जाता है फुटबॉल। शानदार गेम है। पाकिस्तान में लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में देखा। तो फुटबॉल की दुनिया में 4 साल के बाद जो वर्ल्ड कप हुआ उसका चैंपियन अब स्पेन है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि रेफरी भी साथ खेल रहे हैं मिलकर अर्जेंटीना के, और इससे पहले जैसे मिस्र को बाहर किया गया, कुछ और टीमों ने भी एतराज़ किया, लेकिन फाइनल में कमाल कर दिया और डिफेंस बड़ा शानदार था। स्पेन का फुटबॉल के बारे में आप लोग ज़्यादा लोग इसकी टेक्निकलिटीज़ को नहीं जानते, तो उसमें जाते भी नहीं हैं। लेकिन इस फुटबॉल में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो इसराइल का जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, वो और डोनाल्ड ट्रंप ये सपोर्ट कर रहे थे मेसी की टीम को, और स्पेन आपको पता है कि वो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाता है बार बार। तो जितने मुसलमान ममालिक हैं उनकी ऑटोमेटिकली सपोर्ट स्पेन के साथ चली गई थी। पाकिस्तान में लगभग सारे पाकिस्तानी स्पेन को सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ बरतानिया में इंग्लैंड की टीम को लोग सपोर्ट करते थे। 2 टीमों को बहुत सपोर्ट मिल रही थी पहले, एक इंग्लैंड की टीम को और एक सपोर्ट मिल रही थी नॉर्वे की टीम को। लेकिन उसके बाद जब दोनों टीमें बाहर हो गई तो सारी सपोर्ट चली गई स्पेन के साथ। तो स्पेन के जीतने की खुशियां पूरी दुनिया में मनाई गई हैं। ख़ास तौर पे वो जो एक प्लेयर है वहाँ पे मुसलमान है, वो लड़का लामीन यमाल, उसके बारे में बड़ी कहानियां हैं कि वो छोटी उम्र का लड़का है, बड़ी जिम्मेदारी उसने उठाई है और अपनी टीम के लिए बड़ा परफॉर्म किया उसने। उसका एक छोटा सा भाई भी है, वो घूमता रहता है वहाँ ग्राउंड के अंदर, छोटा सा है वो, खुद लड़का बहुत यंग है अभी। तो स्पेन को मुबारकबाद, और पाकिस्तानियों ने पूरा सपोर्ट किया स्पेन को। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता था कि मेसी और उसकी टीम जो है वो इसराइल की सपोर्ट है उनको। तो आप देख लें, इसराइल की मुखालफत में पाकिस्तानी किसी को भी सपोर्ट करते हैं, और फ़लस्तीन की हमायत क्योंकि करता है स्पेन, तो इसलिए पाकिस्तानी उसके साथ अपनी सपोर्ट लेकर गए। पाकिस्तानियों ने ऐसे सेलिब्रेट किया, इस्लामाबाद में एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, जैसे अपनी टीम को कोई पुश कर रहा होता है, अपनी टीम को कोई बकअप कर रहा होता है कि ठीक है हम आपके साथ हैं, आप हम सपोर्ट दे रहे हैं। तो लोग दुआएं भी मांग रहे थे स्पेन के लिए। तो बड़ा सख्त मुकाबला था। एक्स्ट्रा टाइम में जाके स्पेन ने एक गोल किया और फिर स्पेन ये मैच जीत गया। अब ये पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए एक बात सीखने की है इसमें, कि आप कुछ भी ऐसा करेंगे ना जिसमें इसराइल की थोड़ी सी भी सपोर्ट या हमायत हो जाएगी, तो ये आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप देखें, हालांकि मेसी बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन सारे सपोर्ट नहीं कर रहे उसको पाकिस्तान में। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि उसको सपोर्ट कहीं और से मिल रही है। तो ये इतनी ज़्यादा पाकिस्तानियों को एक बदएतमादी है, और एक पाकिस्तानियों के दिल के अंदर एक गिला शिकवा है, और वो जायज़ है। जो कुछ गज़ा में हुआ उसकी वजह से पूरी दुनिया में ये है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, यूरोप में भी है, गल्फ़ में भी है, लगातार वो जुल्म, वो सिलसिला चल रहा है। तो बोर्ड ऑफ नेतन्याहू में जब पाकिस्तान शामिल हुआ तो उसके जो असरात हैं वो इलेक्शन में जब वोट पड़ेंगे तब शहबाज शरीफ को पता चलेगा कि बोर्ड ऑफ नेतन्याहू या बोर्ड ऑफ पीस जिसे कहते हैं उसके अंदर शामिल होने की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। बहरहाल ये तो जनाब था वर्ल्ड कप का मरहला, और वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया ने देखा, ये अमेरिका के अंदर था। पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में हमने बहुत सारी रोंदी भी देखी, बेईमानी भी देखी, फिर हमने ये भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर एक रेड कार्ड भी वापस हो गया। ये भी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हमने बहुत कुछ ऐसा होता हुआ देखा। बिलाखिर इसका फैसला हो गया और फैसले से दुनिया खुश है। जो टीम जीती, दुनिया की बहुत बड़ी तादाद उसी टीम को सपोर्ट कर रही थी। अब नादरीन आ जाए पाकिस्तान की सूरत हाल पे, तो सबसे पहले मैं आपको कश्मीर लेकर चलता हूँ। मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि कश्मीर में मामला तय हो रहे हैं। तो इस वक्त जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक, जो मेरा सोर्स मुझे बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त ड्राफ्टिंग हो रही है, कि जो मुआहदा इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग जो मुआहदा तैयार कर रहे हैं उसकी ड्राफ्टिंग हो रही है। आखिरी वक्त में फटा इस बात पे पड़ा हुआ था कि 6 सीटें कम करने पे आमादा हो चुके हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग, जबकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा नहीं जी 4 मैक्सिमम आप रख लें, लेकिन उनके लिए भी कुछ शराइत हैं। अब ये चीज़ें शायद हल हो जाएंगी, और अगर ये मुआहदा हो जाता है तो कश्मीरियों की बहुत बड़ी कामयाबी है। 3 चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ेगी अगर ये मुआहदा होता है तो। नंबर 1, इलेक्शन की तारीख कहाँ तक जाती है, और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अपने जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं
उनको मैदान में उतारती है या नहीं उतारती, क्योंकि बहुत सारे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं जो उनके बड़े वफादार हैं और कश्मीरियों के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़ी जिद्दोजहद की है। उन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा भी करवाए हैं, उनके कागजात नामजदगी जो है मंजूर भी हो गए। तो ये उनके पास एक मार्जिन है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इस वक्त जो है वो इलेक्शन की तारीख का मामला है, और दूसरा जो है वो महाजरीन वाली नशस्तें, उनका मामला है कि वो कितनी बचती हैं बाकी, 4 या 6 या 0, ये क्या होता है, इसके बारे में जो है वो दूसरी ऑप्शन ये है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होगी, वो जो कलअदम करार दिया गया जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को, वो फैसला वापस होना, मुकदमात का वापस होना, जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको छोड़ना, 4th शेड्यूल से नाम निकालना, यानी जो कुछ भी उनके साथ जुल्म ज्यादती की गई है उसको ख़त्म करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इन 3 चीज़ों से ये फैसला हो जाएगा, और अगर ये फैसला हो जाता है तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है कि आज़ाद कश्मीर एक इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन में धांधला करना उतना आसान नहीं होगा जितना माजी में हुआ करता था, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यहां पे जैसे ही फॉर्म 47 जारी करेगी ना, वैसे ही अवाम निकलकर सड़कों पे बैठ जाएगी। फिर इन्होंने ये बता भी दिया कि जब हम बैठ जाते हैं फिर हम उठते नहीं अपना हक लिए बगैर। तो ये अब बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटों में, 48 घंटों में कोई ना कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट आ सकती है, अगर किसी ने बहुत ऊपर से कोई रुकावट ना डाली तो। और याद रखिएगा, ये मुज़ाकरात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बीच में हुए। सहूलतकारी अदा की कुछ पाकिस्तान के बाहर से आने वाले लोगों ने, ओवरसीज ने, लेकिन फेस सेविंग के तौर पे इसमें कुछ सियासतदान जरूर डाले जाएंगे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, क्योंकि वो अपने ऊपर इन चीज़ों का बोझ नॉर्मली नहीं लेते। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूं कि क्या कुछ हुआ आज़ाद कश्मीर में। इसकी एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूं। एक कहानी है 2 भाइयों की। रावला कोट में जब फायरिंग हुई, गोली चली और बहुत बुरे हालात हुए, उस वक्त एक नौजवान है, उसे गोली लग गई। उसका भाई रिक्शा ड्राइवर है। मुझे इन दोनों का नाम भी पता है, ज्यादा मैं डिटेल में जाऊंगा तो प्रॉब्लम भी हो जाती है, लेकिन मैं आपको बात बता देता हूं कि एक्चुअली हुआ क्या। और वो बेचारे अभी भी वहां रावलपिंडी में बंद है, अडियाला जेल में। एक नौजवान है, उसे गोली लग गई और गोली उसकी बॉडी को क्रॉस कर गई, धड़ पे उसकी गोली लगी और गोली क्रॉस कर गई। तो उन्होंने कहा जी इसको फौरी तौर पे आप यहां से शिफ्ट करें किसी बड़े अस्पताल में। तो आज़ाद कश्मीर से उसका भाई उसको लेकर यहां इस्लामाबाद रावलपिंडी में आ गया और एक सरकारी अस्पताल के अंदर उसका इलाज शुरू करवाया। वहां पे जनाब अली पुलिस आती है और आकर उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लेती है। एक भाई जख्मी है, दूसरा भाई जो रिक्शा ड्राइवर है वो अपने भाई के साथ आया और उसका कोई ताल्लुक नहीं किसी चीज से। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 17-18 दिन हो गए हैं। एक भाई जो है वो जेल के अंदर बंद है और उसको शनाख्त परेड में डाला गया कि जनाब शनाख्त परेड हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि तुम किस जुर्म में मुलव्वस हो। जब 17 दिन के बाद उसकी शनाख्त परेड करवाई गई तो पता चला उसको डाल दिया 26 नवंबर 2024 के मुकदमे में। ना उसका कोई ताल्लुक, ना वो कभी उस दिन इस्लामाबाद आया, वो आज़ाद कश्मीर का रहने वाला। उसको उठाकर 2 साल पुराने एक मुकदमे के अंदर डाल दिया। 1.5-2 साल हो गए हैं। उस मुकदमे में उसको डाल दिया एक भाई को, और दूसरा भाई अभी भी जेल में कैद है और अस्पताल में उसका इलाज हो रहा है। ये इस लेवल का जुल्म पाकिस्तान के अंदर किया गया कश्मीरियों के साथ। वो बेचारे इलाज करवाने के लिए आए थे, उन्हें गोली मारी थी, सरकारी गोली लगी हुई थी। तो अब जब तक वो जरा सेट नहीं हो जाते तब तक उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा। इस मुकदमे के अंदर उन्हें दबा के इस बात पे कायल किया जाएगा कि किसी भी सूरत में तुमने हमारे खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं देना, कोई बयान नहीं देना, लिहाजा चुप करके वापस जाओ। और अब दोनों भाइयों की गिरफ्तारी डाली हुई है। एक को उठा के 26 नवंबर 2024 के मुकदमे में डाल दिया है और उसकी शनाख्त परेड भी करवा दी है, और दूसरा जो है उसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो उसको गोली लगी हुई है, वो जख्मी है। ये नाजरीन, ये एक कहानी है सिर्फ। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको वहां सुनने को मिलती हैं। नाजरीन, मौलाना और ताहिर अशरफी, इन दोनों ने एक दूसरे के कपड़े उतारने के चक्कर में एस्टेब्लिशमेंट को नंगा कर दिया। पहले आप देखिए, इन्होंने एक पोल खोला एक दूसरे का। जरा ये पोल आप सुने, आपको बड़ी हैरत होगी। और मैं आपको एक ऐसा पहलू और एक ऐसी चीज बताऊंगा कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये मौलवी हमें बेवकूफ समझते हैं। पहले आप सुने कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो वकला का कन्वेंशन है उसमें खड़े होकर ताहिर अशरफी के बारे में क्या कहा, ये जरा आप सुनिए। और एक मौलवी साहब
اگلے دن رات کو ایک کھانے پر میرے ساتھ بیٹھا ہے, مجھے مبارکباد بھی دے رہا ہے جلسے کی, اور اگلے دن رو رہا ہے مولانا صاحب نے رو کے بھی دکھایا تھوڑا سا نا, ایکٹنگ کر کے. تو یہ طاہر اشرفی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ آیا میرے پاس اور مجھے جلسے کی مبارکباد دے رہا تھا, اور اگلے دن ٹی وی پہ دیکھا تو وہ رو رہا تھا. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اچھا, طاہر اشرفی کا ذرا جواب سن لیتے ہیں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی مزے کی کہانی کہ یہ دونوں مولوی ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے کے چکر میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ننگا کر گئے. یہ ذرا آپ سنیے, طاہر اشرفی صاحب مولانا کو جواب دے رہے ہیں. آپ نے جلسے کے حوالے سے بات ہوئی تو دونوں باتیں آپ کو بتانی چاہیے تھی. جہاں میں نے آپ سے یہ کہا کہ بہت اچھا جلسہ آپ نے کیا, وہاں میں نے آپ سے یہ کہا کہ کچھ جملے کچھ چیزیں آپ نے سخت کہی. وہ کہتے ہیں جی میں نے آپ کے جلسے کی تعریف ضرور کی تھی, لیکن میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کچھ چیزیں اور کچھ جملے آپ نے سخت کہے ہیں. یہ انہوں نے اعتراض وہاں پہ فضل الرحمان صاحب کے منہ پہ کر دیا تھا. اب میرا ایک سادہ سا آپ سے سوال ہے, آپ کا کوئی جاننے والا ہے, آپ اس کے اندر کوئی برائی دیکھتے ہیں اور آپ اسے وہاں پہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ تو چیز آپ کی بہت اچھی, کپڑے آپ نے بہت اچھے پہنے لیکن کھانا آپ نے ٹھیک طریقے سے نہیں کھایا, یا فلانی چیز تو آپ نے بہت اچھی کی ہے لیکن یہ والا کام آپ نے غلط کیا ہے. تو آپ نے اپنے دوست کو, اپنے جاننے والوں کو, یا جس کے ساتھ آپ کا اچھا تعلق ہے, آپ نے اس کو بتا دیا کہ جناب یہ چیز مجھے لگا کہ آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے تھی, یہ چیز آپ کی بہت اچھی تھی, یہ چیز آپ کی بری تھی. اتنا ہی کریں گے نا آپ, یا اس کے بعد آپ جائیں گے اور جا کر ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے آپ ایک پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں رونا شروع ہو جائیں گے کہ جناب وہ آپ نے بہت برا کیا. جب آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے اور آپ نے انہیں بتا دیا کہ یہ چیز آپ نے ٹھیک نہیں کی, تو اس کے بعد پھر آپ کو ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کس کو ثابت کر رہے تھے کہ جناب میں آپ کا وفادار ہوں, جناب میں آپ کا پالتو ہوں, جیسے آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا, جیسے آپ نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا تو میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. اور آپ اسی مولانا جس کے ساتھ آپ بیٹھ کے آئے, جس کو آپ تعریف کر کے آئے, جس کو آپ کے بقول آپ نے کہا بھی کہ سخت آپ نے کچھ باتیں کی ہیں, تو وہ آپ آگے پریس کانفرنس میں آپ بتائیں گے. یعنی آپ کا ایک دوست ہے, آپ اسے ملتے ہیں, اسے کہتے ہیں یار اپنی یہ چیز ٹھیک کر لے, تو یہ آپ دو دوستوں کی بات ہے نا. پھر آپ جاتے ہیں پریس کانفرنس کر کے, وہاں پہ بھی وہ بات آپ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کا موٹو کچھ اور ہے. اب ان دونوں نے ایک دوسرے کے کپڑے کیسے اتارے؟ فضل الرحمان صاحب نے طاہر اشرفی صاحب کو کہا کہ آپ تو میرے پاس آئے تھے, میری تعریفیں کر رہے تھے, پھر ادھر چلے گئے. طاہر اشرفی نے آگے سے کہا میں وہ بھی بتاؤں, وہ جو آپ مجھے کہہ رہے تھے کسی کو پیغام بھیجنا ہے. اندازہ کریں, یہ مولانا صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جب رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا, جب عمران خان کی حکومت گرائی جا رہی تھی, تو اس وقت تو آپ کو یہ فوج بہت اچھی لگ رہی تھی. تو طاہر اشرفی نے یہ بات کنفرم کر دی کہ رجیم چینج آپریشن جب ہوا, جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی, تو وہ فوج گرا رہی تھی. اسی لیے فضل الرحمان کو اس وقت فوج اچھی لگ رہی تھی, اور آج فوج فضل الرحمان کو اچھی نہیں لگ رہی. اور فضل الرحمان طاہر اشرفی کے ذریعے سے فوج کو کوئی پیغام بھی بھیجنا چاہتے ہیں. اور الیکشن سے 3 دن پہلے بھی فضل الرحمان نے کچھ ایسا کیا جو طاہر اشرفی کو پتا ہے. یعنی اب ہوا یہ کہ فضل الرحمان کو گندا کرنے کے چکر میں طاہر اشرفی نے اپنے مالکوں کے کپڑے اتار دیے, ان کے بارے میں بتا دیا جناب کہ ان کے یہ حالات ہیں, اور فوج جو ہے وہ سیاست میں کتنی مداخلت کرتی ہے. فضل الرحمان صاحب خود سے بتا رہے ہیں, انہوں نے کہا جناب مجھے تو فوج نے کہا تھا, مجھے تو انہوں نے کہا تھا اسٹیبلشمنٹ نے کہ ہم حکومت گرا دیتے ہیں خیبر پختونخوا کی, اور آپ کو حکومت بنا دیتے ہیں, بندے توڑ کے آپ کو دے دیتے ہیں, تو میں نے انکار کر دیا تھا. فضل الرحمان صاحب نے انکار نہیں کیا تھا, فضل الرحمان صاحب کی دال گلی نہیں. اگر فضل الرحمان صاحب نے انکار کیا ہوتا نا, تو کم سے کم فضل الرحمان صاحب پشاور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے الیکشن کو رکوانے کے لیے رجوع نہ کرتے. فضل الرحمان صاحب نے باقاعدہ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بننے کے پروسیس کو رکوانے کے لیے. یہ انہوں نے کیوں کیا تھا؟ یہ انہوں نے اسی لیے کیا تھا تاکہ وہ اپنا وزیر اعلیٰ بنا سکے. لیکن پھر دال گلی نہیں. جب دال گلی نہیں تو انگور کھٹے ہیں, وہ لومڑی چھلانگے مارتی ہے نا بار بار انگور کی بیل پہ, جب وہ ہاتھ میں نہیں آتی نا کہتی ہے کھٹے ہیں انگور, میرے ہاتھ نہیں آئے نا تو میں ذہن بنا لیتی ہوں کھٹے ہیں. تو فضل الرحمان صاحب نے کہا انگور کھٹے ہیں, بھئی میں اس گھوڑے پہ بیٹھتا ہی نہیں جس کی لگامیں میرے کنٹرول میں نہ ہو, اور میں نہیں یہ کروں گا. آپ مجھے بندے توڑ کے دیں گے تو میں ایسا نہیں کروں گا. یہ اصول انہیں تب یاد آیا جب انہیں پتا چلا کہ ہم اصول توڑ کے بھی حکومت نہیں بنا پا رہے. تو فضل الرحمان صاحب تو گئے تھے کورٹ میں اس الیکشن کو رکوانے کے لیے. تو ایک یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں, جب عثمان چودھری صاحب ہیں ایک جرنلسٹ,
फजल रहमान साहब जब वहां से निकले तो उन्होंने एक सवाल किया, और फजल रहमान साहब का सारा बयानिया जितना उन्होंने घड़ के बनाया था ना, वो एक सवाल के अंदर वाड़ दिया उन्होंने। उस्मान चौधरी ने एक ही सवाल किया, उसने कहा जनाब जो मखसूस नशस्तें आपने माले गनीमत के तौर पे ली हुई हैं वो आप कब छोड़ेंगे? फजल रहमान साहब का मुंह बन गया। अब उन्हें समझ ही नहीं आया, कभी वो इधर देखें, कभी वो बेचारे अजीब वो कपकपाहट में चले गए कि मैं जवाब क्या दूं इस बात का। मैंने चोरी करके पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मखसूस नशस्तें ली हुई हैं अदालत के साथ मिलकर 2 नंबरी करके, मैं अब इलेक्शन पे तनकीद कर रहा हूं तो मैं किस मुंह से कर रहा हूं? ये सवाल मेरे से क्या कर लिया? तो वहां जो 7 लोग मौजूद थे उन्होंने कहा जी ये क्या सवाल हुआ, हम क्यों छोड़े सीटें? तो फजल रहमान साहब को उन्होंने पतली गली से निकाला वहां से। तो उस्मान चौधरी साहब को शाबाश है कि उन्होंने बहुत टेक्निकल सवाल बड़े मौके पे फजल रहमान साहब से किया जिसका उनके पास जवाब नहीं था। बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट पे थोड़ी सी डोज अपनी फजल रहमान साहब ने तेज की है और कुछ स्टेटमेंट मजीद भी फजल रहमान साहब ने दी है। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि मैंने कोई गलत बात नहीं की है, मैं आपकी पॉलिसियों से इख्तलाफ कर रहा हूं तो आप मेरे बयान की खुद से तशरीह कर रहे हैं। यानी फजल रहमान सरेंडर नहीं करेगा, मेरे माँ बाप ने मुझे सरेंडर होना सिखाया ही नहीं। फजल रहमान साहब ने बड़े सख्त अल्फाज बोलना शुरू कर दिए। फिर फजल रहमान साहब ये मैं क्यों माफी मांगू, तुम माफी मांगो, ये भी कहा फजल रहमान साहब ने। ये तो इमरान खान साहब का जुमला है ना। फजल रहमान साहब वही सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जो इमरान खान साहब ने की थी, लेकिन फजल रहमान साहब को आग का दरिया अबूर करना पड़ेगा। ये उंगली कटा के शहीद नहीं बन सकते। यानी ऐसा नहीं होगा कि फजल रहमान साहब की एक उंगली कटी हुई है और वो कह रहे हैं देखो मेरा नाम शहीदों में लिख दो, नहीं होगा। वो पीटीआई ने बहुत मार खाई है। फजल रहमान साहब को अपना पूरा खानदान जेलों में भरवाना पड़ेगा, अपने घरों की जो खवातीन हैं उन तक को जेलों के अंदर भरवाना पड़ेगा, अपने जो पूरी पार्टी है उसको कलदम करवाना पड़ेगा, अपने हज़ारों कारकुनों को जेलों में भरवाना पड़ेगा, बहुत सारे कारकुनों का खुदा न खास्ता कत्ल हो जाएगा और फिर इनकी पार्टी का इंतखाबी निशान भी ले लिया जाएगा, जबरी तौर पर गुमशुदा किया जाएगा। इनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों को, फजल रहमान साहब को और इन सब लोगों को टॉर्चर किया जाएगा। फजल रहमान साहब पे गोलियां चलेंगी, उसके बाद इनकी टूटी हुई टांग का मजाक उड़ाया जाए और फिर इनके भाइयों को भी निशाने इबरत बनाया जाए। इनके ऊपर 300 मुकदमा चोरी डकैती समेत हर चीज के डाल दिए जाएंगे और उसके बाद इनके लोगों से जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करवाई जाए। ये सारा कुछ करने के बाद फिर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने का एक सिलसिला शुरू किया जाए और जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएं, खवातीन के ऊपर भी, मर्द हजरात के ऊपर भी। फिर 3-4 साल ये रगड़ा लगाया जाए और उसके बाद इनको इस बीच में कोई जलसा ना करने दिया जाए, इनके झंडे पूरे पाकिस्तान से उतार दिए जाए, किसी जगह पे ये दिखाई ना दें, फजल रहमान साहब की तस्वीर पे पाबंदी लग जाए, इनका नाम लेने पर पाबंदी लग जाए। ये सारी चीजें होंगी ना तो लोग शायद सोचना शुरू करें कि फजल रहमान साहब एक्चुअली अब एस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरा बन गए हैं या उनके साथ लड़ने वाले हैं। इससे पहले तो लोग ये नहीं सोचते, लोग यही सोच रहे हैं, यही समझ रहे हैं कि नूरा कुश्ती है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। देखें ना अभी तक फजल रहमान साहब को जो नोटिस आना था वो कहां है? इमरान खान की बहन को तो नोटिस आ गया, फजल रहमान को अभी तक नोटिस क्यों नहीं आया? सवाल ये है। फिर फजल रहमान साहब ने दोबारा से कुछ चीजें उठाई। उन्होंने कहा जी कारगिल के शोहदा, आप कहते हैं मैंने शोहदा का मजाक उड़ाया या उनकी तौहीन की है। कारगिल के शोहदा की लाशें आप नहीं उठा रहे थे, सैकड़ों लाशें वहां पे पड़ी हुई थी, आप उठा नहीं रहे थे। इंडिया ने खुद आपको कहा कि कर्नल शेर की आप लाश लेकर चले जाएं, मैयत वहां पे दफनाएं पाकिस्तान में। फिर उन्होंने वहां पे अमानतन आपके फौजी दफनाए जिनकी तादाद सैकड़ों में है, ये फजल रहमान ने कहा। फिर लश्कर बनाने की उन्होंने मुखालफत की। जब हमारी सूबाई हुकूमत कहती है कि हम पुलिस के जरिए कर सकते हैं, हमारी इस्तेदाद में इजाफा किया जाए, तो आप मेरे लोगों को क्यों कहते हैं कि वो बंदूकें उठा के आपस में लड़ें या वो लश्कर बनाएं और बन के मुकाबला करें और जाकर लड़ें? ये तो सरकार का काम है। फिर उन्होंने कहा ये हुकूमत चोरी करने का मुझे मशवरा दिया, तो ये भी बताएं ना कि कौन सा फौज